Today in this video we will talk about Kirchhoff's junction law. इसे हम Kirchhoff's करंट लॉ या फिर Kirchhoff's फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये Kirchhoff's लॉ का नाम दिया गया है गास्टफ रॉबर्ट Kirchhoff के नाम, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म 12 मार्च 1884 में पर्शिया में हुआ था। इन्होंने अपने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के करियर के दौरान काफ़ी सारे फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जैसे कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेरीफाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट क्या है? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं सबसे पहले मेजर करने वाले, वेरीफाई करने वाले किरचॉफ थे। And as well, Kirchhoff made major contribution in the study of spectroscopy and advanced research into the black body radiation. स्पेक्ट्रोस्कोपी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की रिसर्च में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। 1845 में इन्होंने लॉ ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ पेपर पब्लिश किए। अकॉर्डिंग टू दैट पेपर हमें दो थ्योरीज मिले। फर्स्ट, Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, जिसे Kirchhoff's करंट लॉ और Kirchhoff's जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और दूसरा था Kirchhoff's सेकंड लॉ, जिसे हम Kirchhoff's वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं Kirchhoff's फर्स्ट लॉ के बारे में, यानी कि जंक्शन लॉ के बारे में। अगर हमारे पास कुछ ब्रांचेस ऑफ करंट है, दैट मीन्स अगर हमारे पास, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, हमारे पास दो ब्रांचेस का करंट है। इस करंट में एक पॉइंट है जिसे हम नोड्स कहते हैं। ये नोड्स या जंक्शन, इस जंक्शन के टूवर्ड्स अगर कोई करंट आता है और इस जंक्शन के आउटवर्ड कोई करंट जाता है, तो इनवर्ड करंट वुड बी इक्वल टू आउटवर्ड करंट। Kirchhoff's लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी सपोर्ट मिलता है। हमें पता है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब चूंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स इज दैट चार्ज विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड द करंट flowing into a point must be equal to same as current flowing out of the point. So through that way we can understand how Kirchhoff's law support charge conservation. So आइए इस Kirchhoff's law को बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे कुछ करंट्स पास हो रहे हैं। ये हमारा है जंक्शन, और इस जंक्शन के थ्रू हमें जो करंट है ये I1 और ये I2, इस साइड पे हमारे पास I3 है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हम बोल सकते हैं कि जो इंटरिंग करंट है, दैट मीन्स इंटरिंग करंट यहाँ पे क्या है? I1 एंड I2। इन इंटरिंग करंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा लीविंग करंट के। इस जंक्शन रूल को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो किस तरह से काम करेगा इस थ्योरी में, तो आप देखोगे इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे I1 I2 ये हमारा पॉजिटिव है, I3 नेगेटिव है। I1 I2 ये क्या है? ये है टूवर्ड्स जंक्शन, और I3 ये है लिविंग जंक्शन है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो टूवर्ड्स जंक्शन होगा दैट वुड बी पॉजिटिव, और जो लिविंग जंक्शन होगा दैट वुड बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन ब्रांचेस में करंट है और सारे ब्रांचेस से करंट जो है वो टूवर्ड्स जंक्शन है, तो जंक्शन के टूवर्ड्स जो जंक्शन है
ये हम लेते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को हम लिखेंगे I1 + I2 + I3, दैट वुड बी इक्वल टू 0। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ वायर है तो उन सारे n नंबर्स ऑफ वायर के सम को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 to n, दैट वुड बी इक्वल टू x और दैट वुड बी 0, कुछ इस तरह। आइए एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे I का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि जो इंटरिंग करंट होता है नॉट्स की तरफ दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ आउटरिंग करंट, और इंटरिंग करंट का जो वैल्यू है इससे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरिंग करंट है हमारे पास I एंड +2a, और जो लीविंग करंट है ये है -4a -5a -3a would be equal to 0. So from here we can write this all value will be 9, 3, 12a, and this is -2a, so I will be equal to 10a. आइए बात करते हैं कुछ क्रिचॉफ्स लॉ के लिमिटेशंस की। ये क्रिचॉफ्स लॉ के लिमिटेशंस क्रिचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिमिटेशंस में ये इंक्लूड होते हैं। KCL and KVL both are the primary and most used method for simple circuit having 1 and 2 variables. ये दो मेथड्स जो है ये सिर्फ 1 and 2 वेरिएबल्स के लिए ठीक है। दैट मीन्स अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या फिर एक से ज़्यादा सर्किट्स को हम यूज़ करेंगे जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहें, तो वो सर्किट का जो सिंप्लीफिकेशन होगा, दैट मीन्स जो कैलकुलेशन होगा, दैट वुड बी हार्ड, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए हम इसे 1, 2 और 3 सर्किट्स के वेरिएबल्स तक ही हम इसे काउंट कर सकते हैं। Another limitation to both KCL and KVL is that these are not applied to distributed network, because in that case capacitance and inductance have their own internal resistance are distributed over the line network. That means ऐसे सर्किट्स जो लाइन नेटवर्क्स पे काम करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस दोनों को यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होंगे वहाँ पे अल्टीमेटली कुछ एक्सटर्नल करंट जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे उनका वो इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे जो नेट कैलकुलेशन है करंट का दैट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। एंड फॉर थर्ड लिमिटेशंस इन मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वहाँ पे सर्किट पे या फिर ब्रांचेस पे जंक्शन पे नेट करंट हम फ्लो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड करंट भी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डर हो जाता है किरचॉफ्स के KVL और KCL दोनों के थ्योरीज को अप्लाई करने का, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन होता है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।